दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। हर किसी की एक कहानी होता है, उसका एक सफ़रनामा होता है। आज हमारे साथ हैं मलकीत सिंह जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इनकी सबसे बड़ी हॉबी है कि अगर कोई व्यक्ति घायल है, तो सबसे पहले पहुँचेंगे सरदार जी। तो इनके सफ़रनामे को जानते हैं, किस तरीके से जवानी कटी, बचपन में क्या सीखा और मौजूदा स्थिति जो है उसके बारे में बताएँगे सर। सर स्वागत है आपका। सर पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं मलकीत सिंह संधू, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ और मेरा काम है समाज सेवा करना। सर और एक किसान व्यक्ति हूँ मैं, और मैं किसान परिवार से ही हूँ। बचपन कैसा कटा, एजुकेशन? मेरा बचपन बहुत अच्छा कटा। मेरा जन्म हुआ कुकरेटा गांव, जो पिपरई तहसील, अभी वर्तमान में नई तहसील बनी है पिपरई, और पहले चंदेरी तहसील थी वो। तो हम वहाँ के रहने वाले। मेरा बचपन कुकरेटा में 14 जनवरी 1966 का मेरा जन्म है। और कुकरेटा गांव में ही मैंने प्राइमरी तक शिक्षा की। उसके बाद मैं 7वीं की कक्षा के लिए मैं गरेटी गांव में हम जाते थे, और हम लोग पैदल ही जाते थे। हमारे माता पिता ने हमको वो संस्कार दिए थे। उनका कहना ये था कि अगर बच्चों को हम साइकिल से भेजेंगे तो ये बिगड़ न जाएं, इनको पैदल ही भेजो। इनको जो बस्ते का बोझ है, इनको अभी से ही बोझ ढोने की आदत डालनी चाहिए। तो हम बरसात में भी नदी को पार करके जाते थे। पुल वगैरह तो था नहीं, और नदी में बरसात में भी जाना, गरेठी तक हम स्कूल में। फिर उसके बाद में भी जब हम कभी अशोकनगर आते थे, तो रास्ते बिल्कुल कच्चे होते थे, सड़कें नहीं थीं। और हमारे गांव में भी सन 1979-80 में लाइट आई है, पहले बिजली भी नहीं थी। और उस समय हम लोग लालटेन से पढ़ते रहे, चिमनी से और लालटेन से। आजकल तो बच्चों को बहुत सुविधाएं हैं। आज तो हम अपने बच्चों को 2.5-3 लाख रुपए खर्च करके और अच्छे बोर्डिंग में पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं। कोई पंजाब पढ़ रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। उस समय में आज में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मगर एक बात ज़रूर मैं कहूँगा, जी। जो समय वो था वो आज नहीं है। आज सब कुछ है, मगर उसके बावजूद कुछ नहीं है। समय नहीं दे पा रहे बिल्कुल। समय नहीं है, वो लोगों में प्यार नहीं है, वो खुशी नहीं है। पहले ये होता था कि उस समय जब सुविधाएं कम थीं, जी। ना फ़ोन थे, ना मोबाइल थे, और ट्रैक्टर भी बिरले बिरले हुए करते थे, और लोग हलों से खेती करते थे। उस समय अगर कोई मेहमानी के लिए जाते था तो लगभग 10-10 15-15 दिन जाकर मेहमानी करते थे। आज अगर कहीं जाना है तो 10-15 मिनट, चाय पीना ही बड़े मुश्किल हो जाता है। एक काम करो, एक गिलास पानी पिला दो, हमको बहुत जल्दी जाना है। और आपके पास गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, वाहन है, उसके बावजूद हम क्या कह रहे हैं, हमको बहुत जल्दी जाना बहुत है। जल्दी जाना है। मतलब जो हम हमारे पूर्व के मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, हम उनको भूलते जा अच्छा, रहे हैं। कॉलेज लाइफ याद होगी आपको अच्छी मैं तरीके से। कॉलेज तक नहीं, मैंने 10th तक। 10 तक, हाँ 10 तक जी, पढ़े हैं। हाँ जी। अच्छा, आप कॉलेज नहीं, उस नहीं, टाइम के 10th के समय के दोस्त कैसे थे? दोस्त किस तरीके से सपोर्ट बहुत करते? बहुत अच्छे दोस्त थे। आज बड़ी मुझे प्रसन्नता होती है हमारे दोस्तों के बारे में। जब हम बातचीत करते हैं, जब एक साथ मिलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। वो एक समय एक अलग था हमारा। जब जैसे होली का त्यौहार आता था, जी। हम लोग क्या करते थे, सुबह से ही निकल जाते थे यहाँ से होली मनाने के लिए। अशोकनगर में सबसे पहले होली हम प्रारंभ कर देते थे, होली खेलना, रंग लगाना। अब वो चीज़ें नहीं रह गई हैं। आज अगर किसी को रंग डाल दो तो लोग लड़ने के लिए बैठ जाते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। शादी कब हो गई थी? शादी हुई थी मेरी 1986 में। मेरा शादी भी मेरी ऐसा ही है कि या अरेंज मैरिज भी है, और कहा जाए तो लव मैरिज भी है। अरे वाह, बहुत शानदार, हाँ। बहुत शानदार। हाँ जी। क्योंकि मामा जी के यहाँ जा रहा था मैं, जी। मेरे अपने नाना जी के साथ में। तो रास्ते में, जहाँ पे अभी मेरी ससुराल है, जी। गांव में हम रुक गए। तो मैंने जो अभी वर्तमान में मेरी जो मिसेज हैं, जी। 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 एक कुएं पे कपड़े धो रही थी वहाँ पर। तो उस समय एक जामफल ला के मुझे खिलाया। तो कहा कि लो भैया, ये जामफल खा लीजिए। तो वो जामफल अच्छा लगा। तो जामफल खाने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि
शादी यहीं होना चाहिए। जाम फल से मोहब्बत हो गई। जाम फल से मोहब्बत हो गई। अच्छा, इसके बाद चलिए ये जो लेडी लक की बात होती है, चूंकि आप तो उस गांव में निकल रहे थे, आपको एक लेडी लक ही माना जाएगा। लेडी लक को मानते हैं आप क्या? और जीवन में कुछ परिवर्तन आया भाभी जी के आने के बाद? बहुत परिवर्तन आया। बहुत लकी हूँ मैं। मेरे वाइफ बहुत लकी है। उनकी एक वजह से आपको भी जीवन परिवर्तन हुआ? हाँ जी, बहुत जीवन परिवर्तन हुआ। अच्छा, राजनीतिक सफर की शुरुआत कैसे हुई आपकी? राजनीतिक सफ़र की शुरुआत ऐसे हुई कि मैं एक बार यहाँ से ही खेत में से कुछ मज़दूर लोगों को लेके अशोकनगर गया था मैं। जी। तो वो मज़दूर लोगों के जो लेबर जो गट्ठे वगैरह काटते हैं, जो घास यहाँ से, वो घास लेके गए। तो ट्रैक्टर सेल्फ स्टार्ट नहीं था, धक्का प्लेट ट्रैक्टर था। जी। वो जे अभी स्टेडियम बनाए इसको पूर्व में, जो पुराना बस स्टैंड था जी अशोकनगर का, अशोकनगर का। तो यहाँ पर ट्रैक्टर हो गया बंद मेरा। एक पुलिस वाला आया, तो उसने आके कहा ट्रैक्टर हटाओ। मैंने कहा भैया बंद हो गया है, इसमें अब धक्का लगाना पड़ेगा, जब तक इनके गट्ठे उतर जाएंगे अभी निकाल लेते हैं। उसने मुझे गाली दे दी। वो गाली मैं सहन नहीं कर पाया, मैंने उसके सीने में लात मार दी। जैसे मैंने उसके सीने में लात मारी तो मुझे उसने पुलिस को बुला लिया और मुझे थाने में ले गए। और वो जितनी भी वो लेबर थी, महिलाएं वगैरह, महिलाएं पुरुष जितने थे, सब मेरे साथ थाने तक पहुंच गए। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे एक जगह अलग से बिठा दिया गया। तो अमरजीत सिंह जी छाबड़ा, हमारे चाचा जी हैं, जी। वो आए। उन्होंने कहा ये इनको मलकी सिंह को यहाँ क्यों बिठाला है? तो उन्होंने कहा ये पुलिस वाले के साथ इसका झगड़ा हुआ है। फिर टीआई साहब ने मुझे बुलाया। बोलते हैं क्या बात हुई? मैंने कहा साहब इसने गाली दी, मैंने इसमें लात मार दी। मैंने जो हुआ था मैंने हकीकत बोल दिया उनसे। तो उसके बाद में वो अमरजीत चाचा जी के कहने से जब मुझे टीआई साहब ने छोड़ा, तो फिर मुझे उस दिन लगा कि पुलिस से और सभी लोगों से बड़ा आदमी नेता होता है। तो इसलिए मुझे राजनीति में जाना चाहिए अपनी। शासन दबता है इसके हाँ, आगे। तो वो हकीकत है कि राजनीति में एक अगर आप अच्छे ईमानदार हैं तो चाहे कोई कितना बड़ा अधिकारी भी क्यों ना हो, उसको झुकना पड़ेगा। राजनीति में सिर्फ ईमानदारी होना चाहिए आप में। अगर आप ईमानदार हैं तो आपके आगे सब झुकेंगे। अगर आप भ्रष्ट और बेईमान हैं फिर तो आपकी कोई सुनने वाला ही नहीं है। जिला पंचायत अध्यक्ष कब बन गए? मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बना 2010 में। मेरी पत्नी 2005 में पहले एक बार जिला पंचायत सदस्य बनी जी। और उसके बाद में 2010 में हम दोनों ने ही चुनाव लड़ा। और वार्ड नंबर 3 से मेरी पत्नी ने चुनाव लड़ा। मेरी पत्नी का नाम है अमरजीत कौर संधू जी। और मैंने लड़ा था 1 नंबर से। उन्हीं ने तो नेता बनाया बनने के लिए पुरोहित मुझे हाँ, वैसे अगर देखा जाए तो इलेक्शन जिन्होंने लड़ा वो पहले मेरे से पहले वो चुनाव लड़ चुके हैं। हाँ जी। अच्छा, राजनीतिक गुरु किसको मानते हैं फिर आप? मेरा वैसे राजनीतिक गुरु है नीलम सिंह यादव, पूर्व विधायक। जी, जी। हाँ जी, वो एक बहुत अच्छे इंसान है। वो विधायक थे। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाऊंगा। तो नहीं तो राजनीति में क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति है उसका उपयोग तो कर लेते हैं मगर उसको पीछे धक्का मार देते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते। उन्होंने मुझे बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश की और जो फिर हमारा चुनाव भी हुआ तो मैसेज का चुनाव भी उन्हीं के साथ हुआ, पहला चुनाव जी। हाँ जी। और बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा, आज जैसे चुनाव लड़ने के बाद भी बिल्कुल पारिवारिक संबंध है आज भी। अच्छा, समाज सेवा की तरफ कैसे आप आगे बढ़ गए? बड़े पेपरों में आपकी छपती भी है बार बार। समाज सेवा में जब मैं छोटा था तो एक बार मैं अशोकनगर जा रहा था, तो एक दूध वाला व्यक्ति जा रहा था, उसके साइकिल में पेडल के ऊपर गुट्टे नहीं लगे थे, अकेला उसका वो एक नट लगा था, वकील उसमें। उसकी एकदम से उसने साइकिल भगाता हुआ आया और मेरे पैर में लग गई वो। जब मेरे पैर में लगने के बाद में काफ़ी लगभग 6-7 टाँके भी आए उसमें। और वो जब मेरे लगी तो मैंने कहा अब क्या करूं। मैंने उससे कहा कि भाई अब मुझे अशोकनगर तक ही छोड़ दे। वो तो भाग गया डर के मारा। फिर एक ट्रैक्टर ट्राली वाला आया तो उसने मुझे बिठाला और मैं अशोकनगर पहुंच गया। मैं घर नहीं आया, मैंने कहा पिताजी मुझे नाराज़ होंगे। मैं वहाँ इलाज करा के आया, फिर मुझे थोड़ा झूठ भी बोलना पड़ा कैसा क्या हुआ। जो उस ट्रैक्टर वाले ने मुझे साथ में लेके गया था,
तो उस दिन से मुझे ये लगा कि ये कितना भला आदमी है जिसने मुझे पहचानता भी नहीं है, अपने ट्रैक्टर में बिठा और लाया। उस दौर में जब कानून बड़ा टेढ़ा था, हाँ, किसी की बहुत। मदद अगर ऐसे में किया तो आप ही से पूछताछ होने लगती थी। हमने पहले की जो मैं घटना बताता हूँ आपको कि मुझे लगभग यहाँ पर आए हुए 36-37 साल हो गए हैं। जी पहले हम कुकरेटा रहते थे, जी पूरा परिवार हमारा कुकरेटा में है और मोहाली है। यहाँ पे मुझे 37-38 साल हुए हैं। तो उस समय जब कोई भी एक्सीडेंट होता था हम यहाँ से उनको लेके हॉस्पिटल तक पहुँचते थे, मगर बड़ी विचित्र स्थिति रहती थी उस समय। उसमें क्या होता था, अगर एक्सीडेंट हो गया आपका किसी व्यक्ति का, उसको अगर आप लेके गए तो सबसे पहले हॉस्पिटल वाले कहते थे इसको थाने ले जाओ। पहले हम फिर थाने ले जाते थे, जी फिर थाने से फिर हॉस्पिटल लेके आना, फिर उसमें हमारे बयान होना। एक बार एक एक्सीडेंट हुआ यहाँ पे आनंद बस से, जी उसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। और उन लोगों के हम जो घायल थे उनको हम ले गए थे हॉस्पिटल तक। उसमें मैं, मेरा पिताजी और मेरा छोटा भाई दिलबाग सिंह, हम उनको लेके गए। और बाद में स्थिति हमारी ये बनी कि हमको लगभग 3-4 साल पेशियाँ करना पड़ी। और फिर हम पेशी पे जा के इतने थक गए कि हमारे बयान नहीं होते थे। फिर एक बार हमने 2-3 पेशियों पे फिर हम गए नहीं, फिर हमारा गिरफ्तारी वारंट भी निकल गया। तो उस समय हमको बड़ा वो लगा कि एक तो हम लोगों में मदद करते हैं और इसके बाद गिरफ्तारी वारंट हो गया। तो फिर भी मैंने कहा नहीं, कुछ भी है मदद करना नहीं छोड़ना जब चाहिए। सरकार ने वो आदेश लेके आए कि मदद कर सकते हैं। जब वो सरकार आदेश लाई, अब तो इतना अच्छा हो गया है। अब तो ये है कि आप गए सीधे हॉस्पिटल, मरीज को छोड़ा और आप भले चले जाओ। मगर फिर भी हमारा काम ये रहता है कि आज तक कभी भी कोई मरीज है, उसको अगर हम हॉस्पिटल लेके जाते हैं, हॉस्पिटल में उसका पूरा इलाज, जब तक अगर कोई अशोक नगर हॉस्पिटल से उसको अगर बाहर रेफ़र करना है, जब तक उसके लिए एम्बुलेंस की सुविधा नहीं हो जाती, रेफ़र नहीं करवा देते, उस समय तक हम उस कोई मरीज को परिचय नहीं होता है, ना किसी कोई लेना देना नहीं, कोई जानती नहीं हो, ना मदद करनी है केवल मदद करना है। मदद करना है। हाँ जी, कब से हो रहा है इतना, कितने सालों से चल रहा है? लगभग 37-38 साल हो गए, मतलब बचपन से ही स्टार्ट है? बचपन से। अच्छा, ये कितने लोगों को अभी तक कर चुके हो आप इस प्रकार की मदद? मैं तो हज़ारों की तादाद में, लगभग 3-4 हज़ार लोगों को मैं हॉस्पिटलाइज करा चुका हूँ। परिवार वाले मना नहीं करते, क्यों लगे हो नहीं, फालतू की कोई पचड़ी में ताली कोई पर नहीं, बजाना कोई पड़ता है? मना नहीं करता। मेरा 2018 की बता रहा हूँ मैं। एक सुबह 11 बजे एक एक्सीडेंट हुआ, उनको मैं छोड़कर आया हॉस्पिटल तक। और उसके बाद फिर वो इलेक्शन चल रहा था, उपचुनाव था, और मैं चला गया मुंगावली। और शाम को 5 बजे फिर उसी जगह पे एक एक्सीडेंट और हुआ। फिर वहाँ से उनको उठा के बेटा लेके गया। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ही, बच्चे के अंदर भी संस्कार हाँ, वही आ वही संस्कार हैं। वही संस्कार। अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है, हमारी सबसे पहली प्राथमिकता रहती है, कितना भी काम हो, अगर हमारे साथ हमारा परिवार भी कहीं जा रहा है गाड़ी में, हम उनको उतार के खड़ा कर देंगे, चाहे रात भी क्यों ना हो। हम ये नहीं देखते रात या दिन है। मैंने कई बार ऐसा हुआ है कि मेरे साथ अगर परिवार है, परिवार को कहता हूँ आप उतर जाइए, अब मुझे सबसे पहले ये पेशेंट को वहाँ तक हॉस्पिटलाइज अच्छा करवाना। सर, आपकी इतनी अच्छी पकड़ है, लोगों के बीच में भी आप हो, तो राजनीति से दूर क्यों हो? अब वो राजनीति नहीं रह गई जो पहले राजनीति हुआ करती थी। मैं लगभग 1983 में राजमाता सिंधिया जी ने मुझे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। वो एक राजमाता जी जैसे एक उनको जो अम्मा महाराज के नाम से, राजमाता साहब के नाम से जो पुकारते थे लोग, एक बहुत बड़ी शख्सियत थी। राजमाता साहब जैसे अब लोग नहीं रह गए हैं। पहले जो भारतीय जनता पार्टी थी, जब तक हम भारतीय जनता पार्टी में रहे, मैंने देखा है राजमाता सिंधिया जी हों, अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, आडवाणी जी हैं, मुरली मनोहर जोशी जी हैं, ठाकरे जी हैं, ये एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे जो अच्छी राजनीति, ये जो साफ़ सुथरी राजनीति, उस समय भारतीय जनता पार्टी को एक कैडर बेसिस पार्टी बोलते थे। आज तो जो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, अब तो नरेंद्र मोदी अमित शाह पार्टी हो गई कि जी, अब दल बदलू हावी हो गए। दल बदलू हावी हो गए। अब आज अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर जो पुराने भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, वो सब दरकिनार हैं। आप तो तो कांग्रेस ही सब बीजेपी कांग्रेसी आज यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से सांसद जो कांग्रेस से गए वो सांसद हैं, राज्यसभा सांसद वो भी कांग्रेस से गए, जो मंत्री वो भी कांग्रेस से, विधायक वो भी कांग्रेस से,
टोटल और भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकारिणी वगैरह में भी जो पदाधिकारी बनाए वो भी कांग्रेसियों को बना दिया। जिलाध्यक्ष तो बीजेपी वाले होंगे। अब जिला अध्यक्ष तो ठीक है, आलोक शर्मा जी, आलोक तिवारी जी, वो भारतीय जनता पार्टी के मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं एक बार उनको, जब वो मंडल अध्यक्ष बने थे, उनको पहली बार मंडल अध्यक्ष बने, उनका चुनाव अधिकारी जिले में ही था उनका। अच्छा, जो बीजेपी का चोला ओढ़ चुके कांग्रेसी हैं वो कुछ कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है? अभी तो ये स्थिति हो रही है कि सिंधिया जी ने ये सरकार बनाई है, जबकि सरकार कांग्रेस पार्टी, जनता ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था और कमलनाथ जी उसके ऊपर खरे भी उतरे। कमलनाथ जी ने बहुत अच्छा काम कर रहे थे। सबसे बड़ा एक मैं बताना चाहता हूँ कि जो एक गौशालाएं जो बनाई थी उन्होंने, एक इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट लेके आए थे जिससे कि हमारी गौ माता आज सड़कों पे दर दर भटक रही है। गौ भी उससे एक्सीडेंट से मारी जा रही है और लोगों की भी मौत हो रही है एक्सीडेंट से। तो वो कमलनाथ जी का एक प्रयास था कि गौशालाएं बन जाएंगी, एक तो इससे लोगों का रुझान भी बढ़ेगा, गौ भी पालेंगे और उससे दूध भी बढ़ेगा, उससे खाद भी बढ़ेगी, सब कुछ होगा। मगर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इन्होंने जो उनके चारे के लिए है उसमें कटौती कर दी, चारे के लिए पैसा नहीं दे रहे, गौशालाएं पूरी खाली पड़ी हैं, कुछ गौशालाएं अभी अधूरी हैं। इधर गौ तरफ ध्यान नहीं है और एक तरफ कहते हैं हम हिंदू हैं, गौ माता हमारी हैं, गौ माता के लिए हम ये करेंगे। और दूसरा, अभी जो अगर आप देखें, जब से ये सरकार बनी हुई है, कांग्रेस सरकार को गिराने के बाद में, जब से ये भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया उस समय में जब इनको विधायकों की खरीद फरोख्त की है, तो उसके बाद में इतना भ्रष्टाचार है, कहीं के भी ऑफिस में चले जाओ आप, खुलेआम भारी भ्रष्टाचार है, बढ़ गया और इतना भ्रष्टाचार है, इसकी तो आप, मैंने तो आज तक नहीं देखा और ना, कुछ सुनने वाला है नहीं, कुछ सुनने वाला कार्रवाइयां हो नहीं। नहीं। अच्छा, ज्योतिराज सिंधिया के बारे में क्या कहेंगे आप? क्योंकि कुछ लगातार गुना क्षेत्र को वो अपनी बापौती मानते बैठते हैं, राजा हैं, कुछ है, कुछ किए हैं गुनाह के लिए, अभी भी बीजेपी में है, पद है, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, और भी कुछ करा सकते थे, हुआ नहीं कुछ। मैं क्या है कि अभी एक जिले लेवल का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और बड़े लोगों के बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा। आपके सांसद थे पूर्व के? अब सांसद थे, वो बात सही है, मगर मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊँगा। हाँ जी। चलिए, सरदार जी से बात कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा, मुखरता से अपनी बात रखते, एक अच्छे समाज सेवी हैं और किसी की जिंदगी बचाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है, जो एक्सीडेंट से कहीं ना कहीं तड़पता हुआ नजर आता है, और उसकी मदद करने के लिए जब कोई नहीं होता है, जब सरदार जी होते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें